अर्थ पर जीवन समुद्रों, नदियों और बारिश पर डिपेंड करता है। पर क्या हमारा ब्लू प्लैनेट अनूठा है या यूनिवर्स ने इसके जैसी कई और अनगिनत पानी से भरी दुनियाएं बनाई थी? अगर हमने अर्थ के पहले समुद्रों के सीक्रेट्स को जान लिया तो हम एलियन लाइफ के सीक्रेट्स को भी जान लेंगे। हमारे हिसाब से अर्थ वो अकेला प्लेनेट है जिसकी सतह लिक्विड वाटर के समुद्रों से ढकी हुई है और ये वो अकेला प्लेनेट है जिस पर जीवन है। अगर आप अर्थ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि हर एक में पानी का एक हिस्सा है जो सिस्टम को बनाता है। हम बेसिकली पानी के बैग्स हैं और केमिकल्स पानी के मौजूद होने की वजह से ही लाइफ को शुरू कर पाए। अर्थ पर लिक्विड वाटर और जीवन साथ साथ चलते हैं, पर हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे घर में इतना सारा पानी है। हमारे पास बहुत सारा पानी है, तो क्या वो तब बना था जब अर्थ बना या फिर उसे बाद में कोई चीज स्पेस में से लेकर आई? क्या ये एक इत्तेफाक है कि यहाँ पानी है या ऐसा होना तय था? साइंटिस्ट्स ने अर्थ के पानी के ओरिजिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की है और जो उन्हें मिला है वो हैरान करने वाला है। हमारे प्लेनेट पर पानी होना ही नहीं चाहिए था। वो जगह जहाँ अर्थ अभी है काफी सूखी लगती है, तो अगर शुरू में अर्थ एक नए बने गर्म स्टार के पास का एक ड्राई रॉक था, फिर उस पर पानी कहाँ से आ गया? जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ समस्याएं तो हैं ही। हम उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं। अर्थ के पानी के एग्जैक्ट सोर्स को ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये सफर हमारे सोलर सिस्टम के बनने के दौरान 460 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। स्पेस में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। इस क्लाउड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बने। जैसा कि हर सोलर सिस्टम में होता है, हाइड्रोजन एटम्स सबसे पुराने हैं। वो बिग बैंग के कुछ हजार साल बाद बने थे जब नया यूनिवर्स ठंडा होने लगा था। यूनिवर्स की शुरुआत में वहां पर आप कह सकते हैं एक प्राइमोर्डियल फायरबॉल थी जिसमें यूनिवर्स एक प्लाज्मा था लगभग 3,70,000 सालों तक। उसके बाद यूनिवर्स न्यूट्रल होने लगा और इसका मतलब यह होता है कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ में जुड़कर एटम्स बनने लगे और इस तरह जो यूनिवर्स पहले प्लाज्मा से भरा था वो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से भर गया। और फिर हाइड्रोजन ने खुद ही ऑक्सीजन को क्रिएट किया। ऑक्सीजन एटम्स यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एटम्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनके मिलने से जो भी बनेगा बहुत सारा बनेगा। अगले कई लाख सालों में ये बेहद रिएक्टिव एटम्स आपस में जुड़े और H2O यानी पानी बन गया। वाटर काफी सिंपल मॉलिक्यूल होता है। वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है। ये नया बना पानी गैस क्लाउड के अंदर डस्ट ग्रेन्स से चिपक जाता है, जिससे धीरे धीरे आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आखिर में वो आइसी डस्टी क्लाउड इतना घना हो जाता है कि ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाता है। ये उस प्रोसेस की शुरुआत है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है। यहाँ पर इतना पानी है कि अर्थ के ओशंस को 30 लाख बार भरा जा सकता है। जब हम उन स्टार्स को देखते हैं जो अभी बन रहे हैं और हम कई 100 हजारों को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि यंग स्टार्स के इर्द गिर्द बहुत सारी मटेरियल की डिस्क्स घूम रही हैं और उस मटेरियल में गैस, डस्ट और बेशक बहुत सारा पानी है। ग्रेविटी ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को क्लाउड के सेंटर की तरफ खींचती है, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते हैं। आखिर में बहुत ज्यादा फोर्सेस की वजह से फ्यूजन होता है और एक प्रोटोस्टार, हमारा नया सन, जिंदा हो जाता है। ये नए स्टार के आसपास के पानी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जब एक स्टार बनता है
तो उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म और वायलेंट होता है। जो भी पानी उस इलाके में था, क्योंकि पानी एक वॉलेटाइल मटेरियल है, वो खत्म हो गया होगा। किसी भी स्टार की फॉर्मेशन के दौरान वहां आसपास पानी नहीं हो सकता। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि शुरू के सन ने अपने इर्द गिर्द की ज्यादातर डस्ट और पानी को अंदर खींच लिया होगा और फिर इस मलबे को स्टीम के सुपर हीटेड जेट्स के रूप में स्पेस में फेंका होगा। अर्थ की सबसे ज्यादा वोल्केनिक जगहों पर इसी तरह की एक प्रोसेस गर्म पानी को हवा में उछालती है। गहराई में पानी है जो बहुत गर्म है और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो वो स्टीम बनकर इन जायंट प्लूम्स के रूप में इस तरह बाहर आता है। प्रोटोस्टार्स के आसपास भी बहुत सारा पानी होता है और प्रोटोस्टार के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड्स बेसिकली टनल्स बनाती हैं जिनसे पानी बाहर आ सके, और वो पानी बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इन टनल्स से बाहर निकलता है। देखिए इस तरह स्पेस में सुपर हीटेड वाटर मैग्नेटिक वीक स्पॉट्स और प्रोटोस्टार्स के पोल्स से बाहर निकलता है। इन बड़े स्टीम जेट्स के अंदर वाटर के पॉकेट्स आखिर में ठंड की वजह से सॉलिडिफाई होकर बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं और मशीन गन बुलेट से 80 गुना तेजी से प्रोटोस्टार से दूर चले जाते हैं। हमारे यंग सोलर सिस्टम के साथ क्या सच में यही हुआ था? अगर हम वो सब देख पाते तो बहुत अच्छा रहता, पर अच्छी बात यह है कि हमारी गैलेक्सी में स्टार्स बनते रहते हैं, तो हम पूरी गैलेक्सी में प्रोटोस्टार्स को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस वक्त सन के साथ क्या हुआ होगा। सन 2011 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सन जैसे एक स्टार को बनते हुए देखा। उनके टेलीस्कोप्स ने दिखाया कि वहां गैस की एक सेंट्रल बॉल अपने इर्द गिर्द मौजूद क्लाउड से मैटर को अंदर खींच रही है और फिर 1 करोड़ अमेज़न नदियों जितने पानी को ब्लास्ट कर रही है। हमारे सोलर सिस्टम के बनते वक्त भी शायद इसी तरह की प्रोसेस से ज्यादातर पानी निकला होगा। सन के मैच्योर होने के साथ वो जेट सूख गए और बचे हुए पानी पर एक नया खतरा मंडराने लगा। चार्ज्ड पार्टिकल्स की हॉट स्ट्रीम, जिसे सोलर विंड कहते हैं। जैसे जैसे सन की गर्मी बढ़ी, आसपास की बर्फ पानी में बदल गई और फिर जब सन की गर्मी और बढ़ी, वो पानी भाप में बदल गया और फिर जब सन से सोलर विंड निकलने लगी, सन चमकने लगा, उसने पानी को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सोलर विंड सन की बाहरी लेयर्स से प्लाज्मा की एक सुपरसोनिक स्ट्रीम फेंकती है। वो पास के क्लाउड से टकराती है और ज्यादातर गैस और वाटर आइस को बाहर फेंक देती है। जो पीछे छूट जाता है वो सिर्फ डस्ट है जिसमें वाटर के ट्रेसेस चिपके हुए हैं। सन से काफी ज्यादा दूर जाने पर सोलर विंड का असर कम हो जाता है और वहां ठंडक भी ज्यादा होती है। इसका नतीजा होता है सन से 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर वाटर आइस की एक बाउंड्री, जिसे स्नो लाइन कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स स्नो लाइन की बात करते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि एक यंग सन से कितनी दूरी पर वाटर कंडेंस हो सकता है। इतनी सर्दी कितनी दूरी पर होती है कि भाप कंडेंस होकर पानी की बूंदों में और बर्फ में बदल सके। उससे ज्यादा पास आने पर सिर्फ गैस होती है। सोलर सिस्टम का पहला और सबसे बड़ा प्लेनेट स्नो लाइन पर ही बनना शुरू होता है। जहां पर आइस सबसे मोटी है, टुकड़े बनते हैं और फिर ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी स्नोबॉल बन जाती है। वो अपने आसपास के सारे मैटर को खींचती है और आखिर में एक गैस जायंट प्लेनेट जुपिटर बन जाता है। जहां पर स्नो लाइन पतली है, इसी तरह की प्रोसेस दूसरे गैसी प्लैनेट्स को बनाती है। सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। स्नो लाइन की अंदर की सूखी साइड पर डस्ट साथ में जोड़कर छोटे रॉकी प्लैनेट्स की एक फैमिली बनाती है।
इनमें अर्थ भी शामिल है। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारा प्लैनेट जली हुई रॉक्स से बना है, जिन पर पानी की कुछ माइक्रोस्कोपिक बूंदें चिपकी हुई थीं। पर यहां तक कि पानी का यह कीमती रिजर्व भी हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक घटना का शिकार होने वाला था।